हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो, जहां पे हम सारी जो हेडर्स है, जो टॉपिक्स है, उसके साथ एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें कवर करेंगे। देखो, मैं भी वेब डायग्राम या चार्ट बना के आपको फटाफट से हेडर्स देके एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स क्यों लिए हैं, ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को अपने एग्जाम में भी यूज करो। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमने जो चैप्टर मैंने जो एक्सप्लेन किया है, जो पार्ट वाइज आपके मेरे चैनल पे है, आपको सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप चैनल पे जाइए, नाम सर्च कीजिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है उन नोट्स से लिखने का, मेंटेन करने का, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और उसी को गो थ्रू कर सकते हो। और हर एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक नोट के साथ, जो भी नोट्स हमने दिए हैं उसके कीवर्ड्स है ना, हेडर्स है, वो सारे चीजों के साथ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसलिए मैंने वन शॉट में स्पेशली रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया है, ताकि जब आप आपका पेपर लिख सको तो आप भी इन एग्जाम्पल्स को या इनके जैसे एग्जाम्पल बना के लिख सको, ताकि आपको आइडिया है। और जब बच्चा कीवर्ड लिखता है, एग्जाम्पल्स लिखता है और प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में लिखता है कि पहले डेफिनेशन फिर मेन कंटेंट, तो उसका जो पेपर होता है वो बेस्ट होता है, वो हाई स्कोर कर पाता है। और ये भी मैं टिप्स और ट्रिक्स का जो वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी क्लियरली कि आपको कैसे पेपर लिखना है कि आपको फुल मार्क्स गारंटेड मिले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक एग्जांपल लिया है एक लड़की का, जिसका नाम है रिया। ठीक है, तो रिया सोचती है कि मैं एक बेकरी शॉप खोलूंगी। ठीक है, एक बेकरी ओन करूंगी, जहां पे मैं बहुत कुछ बेकिंग करूंगी और सेल करूंगी। ठीक है, इतना छोटा सा उसका आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि मैं बेकरी शॉप खोलने वाली। ठीक है, तो अगर वो बेकरी शॉप खोलती है तो क्या क्या चीजें हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे उसके बेकरी शॉप को लेके, और मैं सारे आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि अगर रिया बेकरी शॉप खोल रही है तो वो सारी चीजों को कैसे फॉलो करती है, कैसे इंक्लूड करती है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले है गोल ओरिएंटेड। तो हर गोल इज टू प्रोवाइड टेस्टी एंड हेल्दी केक्स। तो जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपका कोई ना कोई गोल होता है, आपको उस गोल को अचीव करना होता है। वैसे ही हमारे एग्जांपल में रिया का जो हमने एग्जांपल लिया है, उसमें आपका जो गोल है वो क्या है, मतलब सॉरी, रिया का जो गोल है वो क्या है कि टेस्टी केक्स को प्रोवाइड करना, और टेस्टी के साथ वो केक्स कैसे होने चाहिए, हेल्दी भी होने चाहिए। तो मेन उसका एम क्या है कि केक्स प्रोवाइड करना है लोगों को, कस्टमर्स को, और वो टेस्टी और हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल परवेसिव। तो ये तो कोई एग्जाम्पल में फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको अलग से लिखा है, लेकिन इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये हेडर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं। ये मैंने मेरे क्लास में भी बताया था जब ये चैप्टर हम कर रहे थे, कि परवेसिव ये वर्ड भूल जाते हैं बच्चे, और अगर वर्ड याद रहता है तो उसका मीनिंग भूल जाता है, तो आपको ये भूलना नहीं है। वेदर इट इज अ बेकरी, हॉस्पिटल और स्कूल, ऑल नीड मैनेजमेंट। तो कोई भी प्रकार की चीज हो, आपका घर हो, है ना, बेकरी हो, स्कूल हो, बैंक हो, है ना, कुछ भी प्रकार, मॉल हो, कुछ भी प्रकार की चीज हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑल परवेसिव। कोई भी जगह हो, आपका आप इंडिविजुअल पर्सनल चीजों के भी बारे में बात करोगे तो आपको भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का भी आपका स्केड्यूल होता है अगर, तो उसको हम मैनेजमेंट का ही नाम देंगे। ठीक है, फिर है मल्टी डायमेंशनल। शी मैनेजेस वर्क, बेकरी, पीपल, एम्प्लॉइज एंड ऑपरेशन, डिलीवरी सिस्टम। तो वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें, मल्टीपल चीजें वो हैंडल करती है। सबसे पहले वो मैनेज करती है अपना काम, जो भी बेकिंग करनी होती है, जो भी चीजें वो बनाती है उसको मैनेज करती है। फिर पीपल, तो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसने जो कंपनी फॉर्म की है, बेकरी फॉर्म की है, उसमें जो एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है, उनको मैनेज करके उनको काम बताती है, काम सिखाती है, उनसे काम करा के लेती है। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय को मैनेज करती है। और ऑपरेशन, मतलब जो भी डिलीवरी वगैरह का जो भी सिस्टम है उसको भी वो प्रॉपरली मैनेज करती है। तो इसलिए क्या कहा है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टीपल चीजें, मल्टीपल एक्टिविटीज में आप इंडल्ज होते हो एक बिजनेस के अंदर, और सारी एक्टिविटीज को आपको मॉनिटर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस। Every day she plans a new recipe, organizes ingredients, directs workers and controls quality. तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। तो आज रिया ने काम किया, फिर वो कल सो गई, कल उसने काम ही नहीं किया, ऐसे नहीं कर सकते।
उसको हर रोज काम करना पड़ता है, ठीक है। हर रोज वो क्या करती है, समझो कि उसने उसका एक सेट एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो डिसाइड करते कि हर दिन मैं एक नई रेसिपी को सोचूंगी और उसको ट्राई करूंगी। तो हर दिन क्या करती है, एक नई रेसिपी को सोचती है और दूसरे दिन उसको ट्राई करती है। फिर वो नई रेसिपी भी ट्राई करेगी, फिर वो जो उसके रेगुलर जो भी इंग्रेडिएंट्स सॉरी रेगुलर जो भी उसके डिशेज है, रेसिपीज है, वो बनाएंगी। उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करेगी, तो इंग्रेडिएंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी। फिर जो उसके वर्कर्स है, उसका जो स्टाफ है, उसको डायरेक्ट करेगी कि ऐसे ऐसे आपको ये चीज बनानी है, इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है ना, ये सारी चीजों को डायरेक्ट करेगी। और जो भी वो क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है कि इतना ये फ्लावर यूज करना है, ये शुगर, ये क्रीम, ये जो भी चीजें वो यूज करती है, उसका क्वालिटी होनी चाहिए उस इंग्रेडिएंट की, उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना भी उसका काम है। तो वो हर एक चीज करती है और वो कंटिन्यूअसली करती है। आज की तो ऐसा नहीं, कल नहीं करना है, रोज ही उसको ये काम करना है। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर एक ग्रुप एक्टिविटी, वर्कर्स, डिलीवरी बॉय एंड रिया वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हर एक इंसान जो भी उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है, सारे एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ रिया अकेली बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, ठीक है। अगर रिया के पास समझो एक दिन में 20 ऑर्डर्स है, तो वो अकेली 20 ऑर्डर्स प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसीलिए उसको वर्कर्स की जरूरत है, उसको डिलीवर करने के लिए डिलीवर बॉय की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं, वर्कर्स हो गए, उसके स्टाफ हो गए, डिलीवरी बॉय होगा, कोई क्लीनिंग स्टाफ हो गया, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है कभी भी मैनेजमेंट। कोई एक सिंगल इंसान कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा केस होता है, जब आप पर्सनल बात करते हो कभी भी आप इवन खुद से काम नहीं कर सकते हो सारे, है ना। आपको आप जब खुद के बारे में कोई मैनेजमेंट वगैरह डिसाइड करते हो, मतलब कोई पर्सनल चीज रिलेटेड खुद का अगर शेड्यूल बना रहे हो, तो उस समय आप जब खाना खाओगे तो आप खुद ही खाना नहीं बनाओगे, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में जो लोग अकेले रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल में भी कोई और खाना दे रहा होता है, ठीक है। बहुत कम केसेस में पीजीज में खुद को खाना बनाना पड़ता है, खुद को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद को सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस केसेस में तो भी आपको किसी ना किसी की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये मेजोरिटी टाइम्स कोई भी अकेले काम करने वाली चीज नहीं, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी ही होती है। फिर आता है डायनामिक। When a new trend comes, sugar free cake, she adapts with it। तो हमारा जो एनवायरमेंट है ना, एक्चुअली वो काफी डायनामिक होता है ना। बहुत सारी चीजें आती है बिजनेस में, बहुत सारी चीजें एज अ अपॉर्चुनिटी बन के भी आती है या फिर थ्रेट बन के भी आती है ना। कोई नई चीज आई मार्केट में, वो शायद हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद हो गई, ठीक है, तो हम उसको अडाप्ट करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, उसको यूज करेंगे। कभी कोई चीज नई डिमांड आ गई मार्केट में, कुछ लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो गए, या कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, तो लोग हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को नहीं खा रहे, नहीं, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। तो हमें एक न्यू वे ढूंढना पड़ता है कि हम कस्टमर तक पहुंच सके। तो ऐसे चीजें होती है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है, वो डायनामिक होता है, वो हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे रिया के केस में, रिया के एग्जाम्पल में हम बात करें, अगर मार्केट में ऐसा ट्रेंड आता है कि अभी सबको हेल्दी चीजें चाहिए, शुगर फ्री केक चाहिए, तो तभी रिया क्या करेगी, उस चीज को अडाप्ट करेगी और डिसाइड करेगी कि मैं अभी हमारे पूरे 100% जो हमारा जो स्टॉक बनता है, उसमें से मैं 30% शुगर फ्री केक्स बनाऊंगी। तो वो क्या करती है, उस चीज को अडाप्ट करती है और वैसे ही जैसे डिमांड है मार्केट में, वैसे ही सप्लाई करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर इंटेंजिबल फोर्स, यू कांट सी मैनेजमेंट बट यू फील इट इन स्मूथ ऑपरेशन। तो ये जो सारा ऑपरेशन हो रहा है रिया का, ठीक है, वो आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो। जब उसका मैनेजमेंट कंप्लीट होता है तब आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए हमेशा मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है। जैसे हमारी मशीनरी हमें दिखती है ना, हमारा व्हीकल हमें दिखता है, हमारे असेट्स हमें दिखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है। लेकिन वो जो सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर आती है, वो सारी एक्टिविटीज जब मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है तब वो स्मूथली काम करती है, और उसकी वजह से आप मैनेजमेंट जो हो रहा है उसको फील कर सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं यार इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, यार इसका मैनेजमेंट खराब है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, तभी वो इतने प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिया के एग्जांपल से क्लियर हो गए होंगे। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके हम बाकी के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑर्गेनाइजेशन फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमको अचीव करना है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एज ए इंडिविजुअल मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। She ensures a bakery survives, earns profit and grows by opening new outlets. तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा रिया का? सबसे पहले जब भी वो उसने स्टार्ट की कंपनी, उसने स्टार्ट किया ये बेकरी स्टार्ट किया उसने, तभी उसका पहला एम और पहला मोटिव एम था, ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था कि मुझे इस मार्केट में पहले सर्वाइव करना है, पहले टिके रहना है, बने रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे यार दूसरे दिन ही, चौथे दिन, एक हफ्ते बाद ही मुझे बंद करना पड़े, कोई भी लोग नहीं आ रहे, कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, प्रॉफिट वगैरह की बाद में बात होती है, पहले मुझे सर्वाइव करना है। तो कुछ टाइम जब भी कोई भी बिजनेस आता है तो उसको सर्वाइव करना होता है। तो रिया का पहला क्या कहना है कि मुझे सर्वाइव करना है। कुछ टाइम के बाद वो सोचेगी कि अभी मुझे प्रॉफिट को अर्न करना है और फिर धीरे धीरे उसको मैक्सिमाइज करना है। तो धीरे धीरे वो प्रॉफिट बनाने लग गई और फिर उसके सोच में क्या आने लगा, उसके गोल्स क्या बनने लगे कि अभी प्रॉफिट को और बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जैसे उसके प्रॉफिट बढ़ने लगे, फिर उसका क्या एम होने लग गया कि अभी मैं ग्रो हो रही हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और मैक्सिमाइज हो रहा है, तो अभी मैं और एक्सपांड करूंगी बिजनेस को और बड़ा करूंगी, मतलब मैं और आउटलेट खोलूंगी और जगहों पे और सिटीज में मेरे और सारे आउटलेट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया रिया का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। शी यूजेस इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड एम्प्लॉयज नीडी वुमेन फॉर हर टाउन। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमेशा हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे चीजें इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसे करते हैं हम लोग? क्योंकि देखो, कुछ भी चीज, हम कोई भी चीज करते हैं बिजनेस के अंदर तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें अलाउ करती है। सोसाइटी अलाउ करती है मतलब क्योंकि सोसाइटी में कौन कौन लोग होते हैं? सोसाइटी में कस्टमर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी सोसाइटी का पार्ट है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सारे लोग हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए। अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो आपके बिजनेस का मतलब ही नहीं है। अगर एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम ही नहीं करेगा तो आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो यहाँ पे रिया ने क्या किया? रिया ने सबसे पहले इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे ध्यान दिया। जो भी वो पर्टिकुलर केक को पैक करती है, पैकेजिंग करती है, लेबलिंग करती है, तो पैकेजिंग उसने डिसाइड किया कि ऐसे चीजों से मैं पैकेजिंग करूंगी कि जिसके वजह से पोल्यूशन नहीं होगा, मैं अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसलिए उसने इको फ्रेंडली पैकेजिंग ऑप्ट किया। ठीक है, भले ही वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन उसके वजह से मेरे एनवायरमेंट को कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी मेरे बिजनेस के वजह से एनवायरमेंट को हार्म नहीं करूंगी, इसलिए उसने इको फ्रेंडली पैकेजिंग को ऑप्ट किया। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं एम्प्लॉय बनाऊंगी हमारे टाउन के वुमेन को, क्योंकि वुमेन को कम एम्प्लॉयमेंट मिलता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की वुमेन के लिए उसके टाउन में। ठीक है, तो ये उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो या हमारे मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, उसमें उसने ये सारे काम किए। ठीक है, फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। शी गिव्स अ गुड सैलरी टू एम्प्लॉयज, रिकॉग्निशन एंड ट्रेनिंग टू ग्रो इन करियर। तो उसने क्या किया पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए कि सबसे पहले उसके जो एम्प्लॉयज थे, जो भी उसके वर्कर्स या स्टाफ थे उसके बिजनेस के अंदर, उन लोगों को अच्छी सैलरी दी। अच्छी सैलरी मतलब कि जितना वो काम करे उस हिसाब से जितना पैसा बनता है उतनी सैलरी, अच्छी सैलरी उनको वो दे रही है। रिकॉग्निशन दे रही है कि मतलब हाँ कि उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही है, जो भी चीज रिक्वायरमेंट उनको जरूरत होती है वो सारी चीजें, उनके जो सजेशन एंड नीड्स है उनको सुनती है, तो उसको उनको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, अच्छे से ट्रीट करती है। फिर है ट्रेनिंग टू ग्रो इन करियर। तो उनको हमेशा ट्रेन भी करती है, हमेशा वो ट्रेनिंग के कैंप्स लेती है, ऑडिट्स लेती है ना,
एक एक 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग कराते, ताकि जो भी वो अभी काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स जो है वो और डेवलप्ड हो और वो बेटर काम कर सके और ग्रो हो सकते पर्सनली। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और भी टॉपिक से सेम एग्जांपल के साथ हम और सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही एग्जांपल्स भी आपके आंसर से लिख सकते हो या फिर ऐसे ही एग्जांपल बना के भी लिख सकते हो। तो ये इसीलिए हमने आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं, ताकि आपको और इजी पड़े और इजी हो एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे वीडियोस देख के समझ तो जाते हैं चैप्टर को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब लिखने की बारी आती है खुद की तो उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो वर्ड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, हम आपके लिए कीवर्ड्स, एग्जांपल सब कुछ लेके आते हैं। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट डाउन करने का तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पॉज करके। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, क्या जरूरत है इस मैनेजमेंट की, क्यों हमें हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम रिया के एग्जाम्पल से, उसकी बेटे के एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अचीवर्स ग्रुप गोल्स, हर टीम वर्क्स टुगेदर टुवर्ड्स द बेकरीज गोल्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल, एक साथ मिलके जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितना भी स्टाफ है, वो सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब सारे सबसे पहले बाकी के गोल्स को साइड में रख के सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे उनका एम होता है कि उस गोल पे काम करना है। ठीक है, तो रिया के केस में रिया की टीम और रिया खुद सारे ही मिलके उसके बेकरी के जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, फिर है एफिशिएंसी, बाय प्लानिंग बल्क परचेसेस शी रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपको एकदम जो आपने डिसाइडेड टारगेट है उसको अचीव करना, ठीक है, लेकिन लोअर कॉस्ट में, ठीक है, वेस्ट रिड्यूस करके। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि रिया ने प्लानिंग की बल्क परचेसेस की, बल्क परचेसेस मतलब क्या है कि ज्यादा अमाउंट में ही एक साथ परचेस कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये रेगुलरली ये पर्टिकुलर आइटम्स को यूज करना है, इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसलिए इसको बल्क में ही परचेस करूंगी ताकि मैं रेगुलरली उसको यूज कर सकूं, और अगर मैं बल्क में परचेस करती हूँ तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो रिया ने भी यही किया, उसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसको बल्क में परचेस किया, और वो बल्क में परचेस करिए, इसलिए सबकी कॉस्ट काफी कम हो गई और उसका जो भी इंग्रेडिएंट का कॉस्ट था वो उसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कॉस्ट कटिंग हो गई, जो भी वो केक बनाएंगे या जो भी वो पेस्ट्रीज बनाएंगे, जो भी आइटम बनाएंगी उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसकी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट कम है, और कॉस्ट कट करने की वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, when full trend changes she introduces new items। तो जैसे हमने बताया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो हमेशा डायनामिक होता है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, ट्रेंड में चलता रहता है, तो कभी कभी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है, कभी कभी थ्रेट भी होता है। तो हमें एनालाइज करना पड़ता है कि ये जो चेंज हुआ है मार्केट में वो हमें कैसे अडाप्ट करना है और कैसे उसके साथ बढ़ना है आगे और कंटिन्यू करना है। तो रिया क्या करती है हमेशा कि कोई भी ट्रेंड चेंज होता है तो उसको अडाप्ट करती है और उसके हिसाब से एक न्यू आइटम, एक न्यू प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि न्यू एक चेंज आया था कि लोगों को शुगर फ्री केक्स खाना पसंद है, अभी उनको हेल्दी वे में वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे हैं, हेल्दियर वे में इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे जो कस्टमर्स है। तो उनके लिए रिया ने क्या किया कि शुगर फ्री केक्स बनाए, उनकी जो डिमांड थी उनको पूरा किया, सप्लाई उसी हिसाब से किया जो कस्टमर्स की डिमांड थी। ठीक है, ये भी हो गया। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, शी मोटिवेट्स हर वर्कर्स हेल्पिंग देम अचीव पर्सनल ड्रीम्स टू। तो जैसे हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो अच्छे से सैलरी भी देगी एम्प्लॉयज को, उनको रिस्पेक्ट देगी, रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, फिर वो उनको हेल्प करेगी, उनको ट्रेनिंग देके उनके स्किल्स डेवलप करके कि वो अपने पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करे। ठीक है,
उनके ड्रीम्स को वो अचीव करे और हमेशा उनको मोटिवेट करते रहे जो कि आप जो अभी कर रहे हो, करंटली कर रहे हो, उससे और बेटर कर सकते हो, आपने उतना पोटेंशियल, उतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए वो लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय ऑफरिंग जॉब्स एंड क्वालिटी फूड शी कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। तो जैसे मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि हमारे बिजनेस का या हमारा या रिया का एक पर्टिकुलरली ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है, ग्रो करता है मार्केट में, वो लोगों के वजह से करता है, सोसाइटी की वजह से करता है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, जैसे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर्स, ओनर्स हो गए, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स में आते हैं और वो लोग हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो चले। ठीक है, तो इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस केस में रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे ताकि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे वो क्या करती है, जॉब ऑफर करती है वुमेन को उसके टाउन में से, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों के पास काम हो और पैसे जनरेट हो। ठीक है, फिर है क्वालिटी फूड, वो ये हमेशा मेंटेन करते, कंट्रोल करते कि जो भी वो इंग्रेडिएंट्स यूज करेगी वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होगा और हेल्दी होगा ताकि लोग जो है, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो ये वो सोसाइटी को उसके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको पता है कि 3 नेचर है। ठीक है, तो मैंने इसको इसके लिए गैप छोड़ा था। तो एज इन आर्ट, एज इन साइंस और एज इन प्रोफेशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। As an art, she applies creativity in her cake designs. तो as a art, अब देखो हमें पता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीजें होती है, एक आर्ट, एक साइंस और एक प्रोफेशन। ठीक है, तो एज अ आर्ट बात करेंगे तो हम वो क्या करती है रिया के केस में, रिया के एग्जाम्पल में, कि वो हमेशा हर एक केक में, हर एक उसके आइटम में कोई ना कोई नई डिजाइन लाने की कोशिश करती है ताकि वो बाकी कंपटीटर से बेटर करे और कुछ नया क्रिएटिव करके अपने कस्टमर्स को खिलाए। ठीक है, फिर है साइंस। सो एज अ साइंस शी यूजेस टेस्टेड मेथड्स लाइक क्वालिटी कंट्रोल एंड हाइजीन रूल्स। तो साइंस की अगर हम बात करें तो वो क्या करती है, टेस्टेड मेथड्स को यूज करती है। टेस्टेड मेथड्स कैसे, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, कि कैसे जो भी इंग्रेडिएंट्स वो यूज कर रही है वो प्रॉपर अच्छे क्वालिटी की हो और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो भी एकदम हेल्दी हो। ठीक है, और सेकेंडली हाइजीन रूल्स, तो जैसे भी उसको क्रिएट कर रही है, उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, उसका जो किचन एरिया है वो हमेशा हाइजीनिक हो। ठीक है, वो ग्लव्स यूज करे, ठीक है, उसके जो वर्कर्स है वो ग्लव्स यूज करे। तो ये सारी चीजें वो यूज करेगी ताकि वो जो हाइजीन के जो रूल्स नॉर्म्स है उसको फॉलो करे। ठीक है, फिर है एज अ प्रोफेशन शी हैज स्टडीड बेकरी मैनेजमेंट, दो एनीवन कैन ओपन अ बेकरी विदाउट अ डिग्री। तो उसने क्या किया है, देखो बेकरी कोई भी ओपन कर सकता है जिसके पास वो स्किल है केक बनाने का, पेस्ट्रीज बनाने का, बेकिंग करने का बेसिकली, तो वो कोई भी खोल सकता है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मैनेजमेंट में डिग्री लेके रखी क्योंकि बेकरी, बेकिंग कोई भी कर सकता है लेकिन उसको मैनेज करना, इतने सारे चीजों को, जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो इसीलिए वो क्या करती है, उसने क्या किया है कि एज अ प्रोफेशन उसने मैनेजमेंट स्टडीज को पढ़ा है बेकरी को लेके। ठीक है, बेकरी एज स्पेशलाइजेशन लेके, ताकि वो एज अ प्रोफेशनल बेकर वो बेकिंग कर सके और अपना बिजनेस चला सके। ठीक है, फिर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पता है कि 3 लेवल होते हैं। ठीक है, हमने उसका एक डायग्राम भी किया था और अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अपनी हमारा पूरा जो चैप्टर के जो पार्ट्स है जो हमने बनाए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वो नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। बॉटम लेवल को फ्रंटलाइन लेवल भी कहते हैं या फिर लोअर लेवल भी कहते हैं या सुपरवाइजरी लेवल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिया के एग्जाम्पल के थ्रू क्या लिखा है, टॉप लेवल में कौन कौन होता है हमें पता है कि जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीएफओ, सीएक्सओ, जो हायर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं। मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बोल सकते हो, आपकी डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए
या फिर डिविजनल मैनेजर्स के डिवीजन के हेड हो गए तो मिडिल लेवल पे, और लोअर लेवल पे, बॉटम लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे अगर बात करेंगे तो लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऐसे वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, उस लेवल पे काम करते हैं। तो सबसे पहले रिया के एग्जांपल में टॉप लेवल की बात करेंगे तो रिया सेट्स अ विजन बेस्ट हेल्दी केक इन द टाउन। तो रिया खुद ओनर है तो वो टॉप लेवल पे आएगी, ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल के मैनेजर्स क्या डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में वो ज्यादा इंडल्ज होते हैं। तो उससे पहले क्या डिसाइड किया, क्या प्लान किया, कि क्या एम बनाया अपने बिजनेस का कि मैं बेस्ट और हेल्दी केक बनाऊंगी मेरे पूरे टाउन के, ठीक है। फिर मिडिल लेवल पे हर किचन मैनेजर ऑर्गेनाइजर्स वर्क शिफ्ट्स, परचेसेस फ्लावर एंड इंग्रेडिएंट्स। तो मिडिल लेवल पे जो उसका किचन मैनेजर था, जो पूरे ओवरऑल किचन का मैनेजमेंट करता है, उसको ध्यान देता है, चीजों पे ध्यान देता है, तो उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है कि वो जो बाकी के जो वर्कर्स है उनके वर्क शिफ्ट को मैनेज करे कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा वर्कर आएगा, कौन सा स्टाफ आएगा और क्या बेक करके जाएगा, और जो बेकिंग के लिए जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स या फ्लावर की जरूरत होती है वो सारा कुछ कितने क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट चाहिए, कौन से ब्रांड के चाहिए, तो वो सारी चीजें भी कौन देखता है, उसका किचन मैनेजर देखता है, तो वो आ जाएगा मिडिल लेवल पे। सुपरवाइजरी लेवल पे द टीम लीडर इन द बेकरी एंश्योर्स वर्कर्स बेक प्रॉपर्ली एंड मेंटेन हाइजीन डेली। तो सुपरवाइजरी लेवल पे जो सुपरवाइजर है, जो लीडर है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके नीचे के जो सारे, उसके अंडर जो सारे वर्कर्स आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखता है, देखता है कि वो प्रॉपरली सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसे रेसिपी है उसके हिसाब से चीजें बना रहे हैं कि नहीं, हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, है ना, जो भी उनको काम दिया गया है पर डे में, जितना भी उनको एक्टिविटी दी गई है वो सारे एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, सुपरवाइजरी लेवल पे जो लीडर है वो उसके अंदर के जो सारे वर्कर्स है उनके ऊपर ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर में और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको कवर करेंगे, उनको क्लियर करेंगे सेम एग्जाम्पल को लेके, और तब तक के लिए आप इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको गो थ्रू करते रहना, इन एग्जाम्पल्स को अपने एग्जाम में लिखना, ठीक है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो तब तक, और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। ओके क्लास, तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो देखते हैं रिया के केस में, रिया के बेकरी के एग्जाम्पल में हम इन फंक्शंस को कैसे कवर करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। तो हमने यहाँ पे एक दिवाली सीजन दिया है, तो यहाँ पे क्या किया है, रिया डिसाइड टू लॉन्च शुगर फ्री केक फॉर दिवाली। तो दिवाली आने वाली है, इसलिए रिया ने डिसाइड किया प्लानिंग करके कि अभी हम लोग दिवाली में शुगर फ्री केक को लॉन्च करेंगे, बना के बेचेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, शी ग्रुप्स स्टाफ इनटू बेकिंग, डेकोरेशन एंड डिलीवरी टीम। तो वो क्या करती है, स्टाफ को डिवाइड कर देती है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। एक जो डिपार्टमेंट है वो बेकिंग का, जहाँ पे बेक कर किया जाएगा, एक जो डिपार्टमेंट है वो डेकोरेट करेगा, ठीक है, जो भी केक बनता है उसके बाद उसको जो आगे का डेकोरेशन और डिजाइनिंग होता है वो अलग से लोग करते हैं, उसके लिए अलग, और जो डिलीवर करेगा उसके लिए अलग से टीम, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, ताकि जो काम है वो प्रॉपरली पता हो उस इंसान को कि ओके ये मेरा काम है तो ये मुझे कंप्लीट करना है, इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। फिर स्टाफिंग, शी हायर्स न्यू पेस्ट्री शेफ। तो उसको लगा कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए, कोई चीज के लिए मुझे और हायरिंग करने की जरूरत है, ये काम को कंप्लीट करने के लिए मेरे एम्प्लॉयज कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए उसने क्या किया, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए नए एक शेफ को हायर कर लिया, उसको काम पे रख लिया, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग, शी मोटिवेट्स द टीम, गिव्स ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजेस देम। तो डायरेक्टिंग में क्या करते हैं कि वो हमेशा अपने टीम को जाके मोटिवेट करती है, समझाती है, सिखाती है कि ओके जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और बेटर कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो, और कोई बहुत अच्छा कुछ करता है तो उसको और अप्रिशिएट किया जाता है। तो हमेशा अपने टीम को जाके डायरेक्ट करती है, उसको बताती है, सिखाती है, फिर मोटिवेट करके अप्रिशिएट करती है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देती है कि वो और बेटर कर सके, खुद के स्किल्स को डेवलप कर सके, और हमेशा सुपरवाइज करते रहते, देखते रहते, मॉनिटर करते रहते, ध्यान देते रहते कि सही गलत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
Controlling, she checks that cake tastes good, deliveries are on time and costs are under control. तो वो हमेशा ध्यान देती है पूरे मैनेजमेंट के ऊपर कि हमारा सबसे पहले जो भी केक बन रहा है वो अच्छा टेस्ट करता है, अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, फिर जो भी डिलीवर किया जा रहा है केक तो वो कस्टमर्स का फीडबैक लेके कि डिलीवरी टाइम पे हुई कि नहीं, या फिर डिलीवरी बॉयज को पूछती कि आपने कितने टाइम में इसको डिलीवर किया, तो उसका हमेशा चेक रखना, उसको नोट डाउन करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये काम करती है। और फिर कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल, तो देखती है जितना भी कॉस्ट इनकर हो रहा है सारी चीजों को बनाने के लिए वो हमारे कंट्रोल के अंदर है कि नहीं। कंट्रोल के अंदर मतलब क्या कि मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, अगर मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, है ना, जो अननेसेसरी सामान है उसको नहीं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था कि वो बल्क में इंग्रेडिएंट्स को मंगाते हैं कि उसका जो कॉस्ट है इंग्रेडिएंट्स का वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब ज्यादातर सामान मंगाते हो तो उसका कॉस्ट कम देना पड़ता है, आपको कम इंकर होता है, ठीक है। फिर कॉस्ट उसका अगर कम आएगा तभी ही उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट आ पाएगा, वो मैक्सिमम जनरेट कर पाएगी प्रॉफिट को, ठीक है। आई होप आपको उसके फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, और भी वो डिपार्टमेंट बना सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। उसने एक परचेज की टीम बना ली, एक परचेज मतलब जो जाके इंग्रेडिएंट्स को खरीदेंगे, तो ये एक उसने टीम बना ली, ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप लिख सकते हो। फिर उसने प्रोडक्शन की एक टीम बना ली कि जो लोग बेकिंग करेंगे, जो केक बनाएंगे, वो प्रोडक्शन की टीम हो गई। फिर उसने मार्केटिंग की टीम बना ली, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में लिखना है आपको, ये मार्केटिंग की टीम बनाई कि वो हमेशा हर सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करेंगे, फोटोज वगैरह अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे कि लोगों को पता चले कि हम ऐसे ऐसे प्रकार के ऐसे ऐसे टाइप्स के केक बनाते हैं। फिर डिलीवरी टीम आ गई कि जो डिलीवर करती है, ठीक है, तो ये भी आप ऑर्गेनाइजिंग में लिख सकते हो। फिर स्टाफिंग में हमारे कितने स्टाफ है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम नए स्टाफ को इंडल्ज करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग में हमेशा डायरेक्टिंग में आपको मोटिवेटिंग ऐसे वर्ड यूज करने, अप्रिशिएटिंग ऐसे वर्ड यूज करने की जो भी हमारे स्टाफ है, वर्कर्स, एम्प्लॉयज है, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना है ताकि जो भी है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। सेटिस्फाइड रहेंगे, खुद मोटिवेटेड रहेंगे, तभी ही वो अच्छा काम, अच्छा आउटपुट ला पाएंगे, ठीक है। और हमेशा उनको ट्रेनिंग देते रहना है, उनको सिखाते रहना है, उनको डिग्रेड फील नहीं कराना, ठीक है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि अरे क्या बनाया, अरे कैसे बनाया, ये तो तोड़ दिया तुमने, ये तो खराब कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो उनको हमेशा मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग देना है, अगर उनको कोई भी कहीं पे वो लैक करते हैं, कोई चीज उनको नहीं आ रही तो उनको ट्रेन करना है रिपीटेटिव, और उनको सुपरवाइज करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है, देखना है कि वो सही काम कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको वहीं पे बताना है कि ये गलत हो रहा है, आप इसको ठीक करो, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग, और कंट्रोल में वो सारी चीजों पे ध्यान देती है, कंट्रोल रखती है कि सब कुछ टाइमली हो रहा है कि नहीं, स्पेशली डिलीवरी टाइमली हो रही है कि नहीं, जो भी केक बनाया जा रहा है वो अच्छे क्वालिटी का और अच्छे टेस्ट का है कि नहीं, जो भी फ्रूट यूज किए जा रहे हैं उसकी नेचुरल टेस्ट आ रही है कि नहीं, जो पर्टिकुलर क्रीम यूज की जा रही है उसका वो फ्लेवर आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीजों को वो चेक करती है। और कॉस्ट कहीं पे ज्यादा ना हो जाए, कहीं पे ज्यादा स्पेंडिंग ना कर ले, तो वो सारी चीजों को वो चेक करती है, कंट्रोल करती है। और फिर हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है। ये टॉपिक को एकदम हल्के में मत लेना, क्योंकि लास्ट वाले टॉपिक बच्चे हल्के में ले लेते हैं, सिंपल टॉपिक बच्चे हल्के में लेते हैं, ये तो मैं लिख लूंगा। सिंपल टॉपिक का फायदा उठाना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। बीएससी में, बिजनेस स्टडीज में जो सिंपल टॉपिक्स है वो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, इसलिए उसके कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, उसके हेडर्स को ध्यान रखना है, और उसके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से याद रखना है ताकि आप बहुत अच्छा पेपर लिख सको, ठीक है। फिर है, देखते हैं, इसमें भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि वो दिवाली का सीजन है और दिवाली में डिमांड जो होती है वो काफी यूज होती है, ज्यादा होती है, तो तभी क्या किया है रिया ने कि उसने टीम्स बना ली, परचेज टीम बाय इंग्रेडिएंट्स। तो परचेज वाली जो टीम है वो इंग्रेडिएंट्स जाके खरीद के लाएंगे, जो जो हमें पूरे दिवाली के लिए लगने वाला है सामान, वो सारे का लिस्ट बनाया जाएगा और वो परचेज टीम परचेज करेगी, खरीदेगी, और वो मिनिमल कॉस्ट में खरीद के लाएंगी, बल्क में खरीद के लाएंगे ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। फिर है प्रोडक्शन टीम, बेक, तो प्रोडक्शन की जो टीम है वो सारा बेकिंग का काम करेंगी, केक बनाने का, डेकोरेट करने का काम करेंगी। फिर है मार्केटिंग टीम, प्रमोट फ्रॉम सोशल मीडिया, तो मार्केटिंग की जो टीम है वो हर प्रकार के पिक्चर्स को क्लिक करेंगी, वीडियोस को क्लिक करेंगी, उसको हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्रमोट करेगी कि हमारे जो कस्टमर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। फिर है डिलीवरी टीम, एंश्योर्स केक्स रिच, कस्टमर्स फ्रेश, तो डिलीवरी टीम
कम टाइम में कस्टमर्स को हमारा जो भी प्रोडक्ट है, केक है या जो भी पेस्ट्री है, जो भी चीज हम बेच रहे हैं, दे रहे हैं, उनको जाके प्रॉपरली डिलीवर कर रही है और फ्रेश डिलीवरी कर रही है। मतलब क्या है कि वो कम टाइम में डिलीवर कर रही थी। केक खराब होने के बाद या केक बहुत टाइम के बाद बासी हो जाता है तो उसके बाद वो डिलीवर नहीं कर रही है। मतलब जब फ्रेश केक है उसी टाइम में, उतने ही टाइम स्पेंड में वो केक को डिलीवर कर रही है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं। इसमें से एक भी अगर इंसान काम नहीं करता या गलत करता है या कुछ इशू कर देता है तो क्या होता है, इफ वन टीम फेल्स द होल सिस्टम कोलैप्स। अगर एक इंसान अपना काम सही से नहीं करता तो बाकी के भी चीजें खराब हो जाती है। और ये सारे जो टीम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चीजें करती है। बेकिंग वाली टीम बताएगी ये परचेस वाली टीम को कि क्या इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, तभी ही वो इंग्रेडिएंट्स ला पाएंगे। तो ये सारे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में आपको यही चीजें लिखनी है कि हमेशा हर एक टीम जो डिवाइड करके दिया होता है वो अपना अपना काम करता है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, बात करता है कि हमें क्या पर्टिकुलर चीज करनी है, और उसी कम्युनिकेशन की वजह से वो अपने अपने काम स्मूथली कर पाते हैं और इसीलिए वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर इंग्रेडिएंट अगर लाएंगे ही नहीं परचेस वाली टीम तो लोग प्रोडक्शन की जो टीम है वो बेकिंग कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की टीम ने बेकिंग नहीं की तो पिक्चर्स किसके निकाले जाएंगे, मार्केटिंग किस चीज की होगी। ठीक है, तो इसलिए हर एक टीम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये केक बनाए नहीं जाएंगे तो डिलीवर कैसे होंगे। ठीक है, और केक अगर बना लिए प्रोडक्शन टीम ने और डिलीवरी नहीं हुई तो केक बनाने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि हर एक डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे भी डायरेक्टली भी होता है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम्पल वो आप आपके पेपर में भी लिख सको। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे चैनल पे जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसको उसके ऊपर जा सकते हो, उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस पूरे पार्ट को देखने के लिए या आप स्पीड हाई स्पीड में भी पूरा वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको आपके पास देखो आपको क्लियर कर रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ कि अभी आपके पास प्रॉपर नोट्स है, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं। आप नोट्स को लिख सकते हो, हेडर्स है उसके अंदर के नोट्स है, पॉइंट वाइज नोट्स है, आपके टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ में दिए हुए चीजों को हमने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट वाइज ला के दिया है। अभी वन शॉट में हम जानबूझ के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपके पास नोट्स भी हो, आपके पास डेफिनेशंस भी हो, हेडर्स भी हो, एग्जाम्पल्स भी हो। मतलब आपके पास फुल फ्लेज मटेरियल अब जमा हो गया है और वो मटेरियल को आप यूज करके काफी अच्छा पेपर लिख सकते हो। तो अभी बैठ के नोट्स बनाने का काम, कॉन्सेप्ट को सुनने का काम और उसको गो थ्रू करने का काम आपका है। ठीक है, अगर आपको कोई और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके और वो लोग भी नोट्स मेंटेन करके अच्छा पढ़ सके, आपके साथ मिलके पढ़ सके। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को और सारे वीडियोस को देखो। ठीक है, सारे चैप्टर्स को आप सारे चैप्टर्स के नोट्स बना के उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।